हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया था। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एल्केन का मोनोहेलोजिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था और 3 स्टेप में रिएक्शन होने वाली थी। कौन कौन से स्टेप्स थे? एक तो हमारे पास में चेन इनिशिएशन स्टेप, सेकंड स्टेप था चेन प्रोपोगेशन और थर्ड था हमारे पास में चेन टर्मिनेशन स्टेप। उसके साथ साथ कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करवाए थे और साथ साथ में रिएजेंट्स मैंने मेंशन कर दिए थे। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, दैट इज़ रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। अब आप लोगों को नाम से समझ में आ जाएगा, रिएक्टिव वर्ड मतलब जो ज़्यादा इजीली रिएक्ट कर जाता है या जो हर किसी के साथ में रिएक्ट कर जाता है, और सेलेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कंपाउंड जो कुछ गिने चुने कंपाउंड्स के साथ में ही रिएक्शन करता हो या कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर क्या करता है, रिएक्शन करता है, मतलब चीज़ें सेलेक्ट करके रिएक्ट करता हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेलेक्टिविटी। और जो हर किसी के साथ में रिएक्शन कर रहा है या जो बहुत इजीली रिएक्ट कर रहा है, दैट इज रिएक्टिविटी। ठीक है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हुए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको कंसिडर करते हैं। हम लोग इस टॉपिक में क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन की बात करेंगे। क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन की बात करने वाले हैं कि क्लोरीनेशन के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस और ब्रोमिनेशन के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस और इनकी जो रिएक्टिविटी है उनमें क्या डिफरेंस है। तो हमने अभी पहले पॉइंट लिखा था क्या कि क्लोरीनेशन जो इस प्रोसेस होता है Cl2 वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू किसके, ब्रोमिनेशन से। तो ये बहुत फास्ट और सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, और ये ब्रोमिनेशन जो है वो मॉडरेटली फास्ट हम लोगों ने इसके अंदर लिखा था, या क्लोरीनेशन के रेस्पेक्ट में ये काफ़ी स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लोरीनेशन के नीचे इट इज़ रिएक्टिव। क्लोरीनेशन इज ए वेरी रिएक्टिव प्रोसेस, और जो ब्रोमिनेशन है दैट इज ए सेलेक्टिव प्रोसेस। ये एक सेलेक्टिव प्रोसेस है। अब इसमें एक डिफरेंस देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल डाटा के अकॉर्डिंग जो हमारा रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें एक टर्म हम लोग यूज करेंगे दैट इज रिलेटिव रिएक्टिविटी। एक्सपेरिमेंटल होगा क्या, रिलेटिव रिएक्टिविटी। अब ये रिलेटिव रिएक्टिविटी का क्या मतलब है कि क्लोरीनेशन के रेस्पेक्ट में ब्रोमिनेशन कैसे फास्ट हो रहा है या ब्रोमिनेशन के रेस्पेक्ट में क्लोरीनेशन किस तरीके से हो रहा है, उसके एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, उसके साथ साथ हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हाइड्रोजन्स को भी कंसिडर करने वाले हैं क्योंकि एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास में 3 टाइप के हाइड्रोजन्स हैं। एक प्राइमरी हाइड्रोजन है, एक सेकेंडरी हाइड्रोजन है और एक टर्शियरी हाइड्रोजन है। तीनों टाइप के हाइड्रोजन्स हैं, और हमने ये पॉइंट जरूर पढ़ा था कि जो टर्शियरी हाइड्रोजन होता है उसका फ्री रेडिकल फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से हो जाती है, उसमें बॉन्ड एनर्जी कम देनी पड़ती है। कारण क्या है कि वो 3 डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है या जो प्राइमरी हाइड्रोजन है वो काफ़ी मुश्किल से बनता है, उसमें बॉन्ड एनर्जी हम लोगों को ज़्यादा देनी पड़ती है। कितनी, अप्रॉक्सीमेट 98 किलो कैलोरी हम लोगों ने एनर्जी सप्लाई करी थी उसके अंदर। ठीक है ना, तो अब लोग आप ध्यान देना, मैं एक टेबल बना रहा हूँ जो एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पर डिपेंड करती है। देखो 2 प्रोसेस है हमारे पास में, रिलेटिव रिएक्टिविटी की टेबल बना रहा हूँ। एक तो मैं लिख रहा हूं यहां पे क्लोरीनेशन एंड सेकेंड वन इज ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन कहां पे, 825 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक तरह का रूम टेम्परेचर हो गया। ठीक है ना, और ब्रोमिनेशन 127 डिग्री सेल्सियस। उसके साथ में मैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन यहां पर मेंशन कर रहा हूं। कौन कौन से टाइप्स हैं हाइड्रोजन के हमारे पास में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। मतलब मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात कर रहा हूं ना, दिस इज CH, टाइप ऑफ CH बॉन्ड, ये वाला कि किस टाइप का हमारा बॉन्ड है। ठीक है, अब जैसे प्राइमरी का एग्जांपल यहां पे लिखता हूं,
जैसे CH3 CH2 और ये हाइड्रोजन है, CH3 CH3 ये सेकेंडरी हो गया, और एक हम लोग टर्शरी भी मेंशन कर लेते हैं। डिफरेंस ढंग से समझना आप लोग, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्शरी हाइड्रोजन है। टर्शरी हाइड्रोजन मतलब ऐसे जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, सेकेंडरी मतलब जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, और प्राइमरी मतलब जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इनके फ्री रेडिकल बनने की टेंडेंसी देखूं तो सबसे आसानी से फ्री रेडिकल बनेगा इसका, फिर बनेगा इसका, और सबसे मुश्किल से बनेगा इसका, इन तीनों के कंपैरिजन में, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं कि क्लोरीनेशन तो एक फास्ट प्रोसेस है, काफी फास्ट प्रोसेस है, सनलाइट की प्रेजेंस में बहुत इजीली हो जाता है। और ये देखो आप डिफरेंस यहाँ पे टेम्परेचर में भी देख सकते हो कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है और ये 127 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात करूं कि हमारे पास में एक प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक सेकेंडरी है और एक टर्शरी है, मान लो यही तीनों मॉलिक्यूल्स हैं सपोज करो, तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स का अगर मैं क्लोरीनेशन करवाता हूं स्टेप बाय स्टेप, इसका भी क्लोरीनेशन करवाया, इसका भी करवाया और इसका भी करवाया, तो इन तीनों में क्लोरीनेशन सबसे फास्ट किस में होगा? तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो जिसमें फ्री रेडिकल फास्ट बनेगा उसी से क्या हो जाएगा, मतलब जो क्लोरीनेशन है उसका फास्ट हो जाएगा। तो हमने RDS क्या लिखा था, जो चेन प्रोपोगेशन स्टेप का फर्स्ट स्टेप हमने मेंशन किया था जिसमें R रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा था, वही हमारा क्या था, RDS था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। तो अगर इसका आप रेडिकल बनाते हो तो एक 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, तो ये एक स्टेप फास्ट प्रोसेस होगा। इसके रेस्पेक्ट में ये थोड़ा सा स्लोअर होगा और इसके रेस्पेक्ट में ये और ज्यादा स्लोअर होगा। समझ में आ रही है बात? तो अब मैं इस टेबल में एक डाटा लिख रहा हूं 1, 3.8 और 5। क्या डाटा लिखा हुआ है? 1, 3.8 एंड 5। अब ये है रिलेटिव रिएक्टिविटीज किसकी? प्राइमरी CH बॉन्ड, सेकेंडरी CH बॉन्ड एंड टर्शरी CH बॉन्ड की विथ रेस्पेक्ट टू क्लोरीनेशन। अगर आप प्राइमरी CH बॉन्ड का क्लोरीनेशन कराते हो 825 डिग्री सेल्सियस, और मान लो कि इसके साथ जो रेट है क्लोरीनेशन होने की वो 1 मानता हूं मैं, ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री मतलब जो सेकेंडरी CH बॉन्ड है उसका क्लोरीनेशन कराना 3.8 टाइम्स फास्टर होता है। और अगर टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंसीडर करता हूं मैं, तो टर्शरी हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करना आसान काम है। तो अगर प्राइमरी 1 की रेट से, 1 की स्पीड से अगर प्रोसीड कर रहा है तो सेकेंडरी उसके रेस्पेक्ट में 3.8 टाइम्स फास्टर प्रोसीड करता है, और जो टर्शरी है वो 5 टाइम्स फास्टर प्रोसीड करता है। मतलब इसका क्लोरीनेशन इसके रेस्पेक्ट में 5 गुना ज्यादा तेज होगा, और इसका क्लोरीनेशन इसके रेस्पेक्ट में 3.8 टाइम्स फास्टर होगा। कारण क्या है इसका? सीधा सिंपल सा कारण है कि इनमें जो रेडिकल बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है, और इनफैक्ट क्लोरीनेशन कम टेम्परेचर पर भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इतना कोई ज्यादा इनकी रेट में डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब ये एक 1 से है तो ये इसके रेस्पेक्ट में 5 टाइम्स फास्टर है। तो 1 और 5, 3.8 कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस इनके बीच में नहीं है। इसलिए इस डाटा को देखते हुए हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो क्लोरीनेशन है वो एक रिएक्टिव प्रोसेस है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इन तीनों के साथ ऑलमोस्ट मतलब थोड़े थोड़े से डिफरेंस के बेसिस पर रिएक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो क्लोरीनेशन हो गया रिएक्टिव, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी, तीनों के साथ में रिएक्ट कर रहा है और बहुत ही इजीली रिएक्ट कर जा रहा है। अब बात करते हैं ब्रोमिनेशन की। ब्रोमिनेशन एट 127 डिग्री सेल्सियस। अब चलो इन तीनों के स्टेप बाय स्टेप ब्रोमिनेशन की बात करें। तो अगर मान लो मैं प्राइमरी वाले मॉलिक्यूल का ब्रोमिनेशन करवाता हूं एट 120 डिग्री 7, मतलब एक तो टेम्परेचर पहले से ही ज्यादा है और हमें पता है कि 1 डिग्री वाला जो है वो कम स्टेबल भी है, तो इसके साथ में अगर ब्रोमिनेशन 1 की स्पीड से हो रहा है तो सेकेंडरी जो होगा वो इसके रेस्पेक्ट में 82 टाइम्स फास्टर प्रोसीड करता है। ध्यान से समझना कि अगर ये इसका ब्रोमिनेशन 127 डिग्री सेल्सियस पर 1 की स्पीड से प्रोसीड कर रहा है तो इसका ब्रोमिनेशन इसके रेस्पेक्ट में 82 टाइम्स फास्टर स्पीड से प्रोसीड करेगा। और वहीं अगर 3 डिग्री को कंसीडर करूं, अगर आप इस मॉलिक्यूल का ब्रोमिनेशन करवाते हो तो ये इसके रेस्पेक्ट में 1600 टाइम्स फास्टर प्रोसीड करता है। अब देखो आप डिफरेंस देखो, इसमें कितना था 1, 3.8 और 5 लगभग बराबर, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है स्पीड का, मतलब ये 1 गुना है तो ये इसके रेस्पेक्ट में 5 गुना फास्ट प्रोसीड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर ये प्राइमरी 1 की स्पीड से कर रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में टर्शरी 1600 गुना ज्यादा फास्ट रिएक्ट कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर ब्रोमिनेशन कराना है और उसको अगर टर्शरी मिल गया तो उसके साथ बहुत ज्यादा स्पीड से रिएक्ट करेगा,
और प्राइमरी के साथ बहुत ही स्लो रिएक्ट करेगा, जबकि क्लोरीनेशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लगभग तीनों के साथ में कोई ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्रोमिनेशन इज ए सेलेक्टिव प्रोसेस, मतलब ये इन तीनों में अगर सेलेक्ट करना होगा सबसे ज्यादा इजीली इसको सेलेक्ट करेगा। ये गिने चुने कंपाउंड के साथ में बहुत फास्ट रिएक्ट करता है ना, टर्शियरी के साथ में, जबकि क्लोरीनेशन ऑलमोस्ट सबके साथ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये रिएक्टिव है, चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शियरी, इसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, तीनों का ये क्लोरीनेशन बहुत ही इजीली करवा सकते। बात समझ में आ रही है? अब ये जो टेबल हमने बनाई है ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, इसको आप टेबल को ध्यान रखनी है। एग्जाम के अंदर ये टेबल के अंदर जो डाटा दिया होता है ये एग्जाम में दिया नहीं होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा और इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। कैसे? आप लोग इस टेबल को नोट करना। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं। एक हमारे पास में होता है रिलेटिव यील्ड। अब यील्ड का मतलब क्या है कि कोई आप कंपाउंड है, उस कंपाउंड का कोई एल्केन है, उसका आप क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन या जो भी हेलोजिनेशन करवा रहे हो, तो एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। वो डिपेंड किस पे करेगा, उसके अंदर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैसे हैं। भाई हो सकता है प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा हो सकता है सेकेंडरी हो, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो रिलेटिव यील्ड होती है वो क्या कहलाती है कि एक प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरा प्रोडक्ट कितना बन रहा है, मतलब एक दूसरे के रिलेटिव बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो रिलेटिव यील्ड उसकी कितनी मात्रा बन रही है उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज रिलेटिव रिएक्टिविटी। रिलेटिव रिएक्टिविटी मतलब इस डाटा, इस टेबल में से आपको लेना है कि रिलेटिव रिएक्टिविटी उस टाइप के बॉन्ड की कितनी है। रिलेटिव रिएक्टिविटी ये कहां से लेना है? फ्रॉम टेबल। ये डाटा तो वहां से उठाना है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सेम नेचर बॉन्ड्स। मतलब रिलेटिव रिएक्टिविटी टेबल से जो भी डाटा है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? एक ही टाइप के या एक ही नेचर के कितने बॉन्ड्स हैं उस मॉलिक्यूल में। कि भाई मान लो अगर आप प्राइमरी की रिलेटिव यील्ड मान रहे हो तो प्राइमरी वाले बॉन्ड्स कितने हैं, सेकेंडरी है तो उसके कितने बॉन्ड्स हैं, या टर्शियरी है तो उसके कितने बॉन्ड्स हैं। तो एक तो निकलेगा रिलेटिव रिएक्टिविटी, दूसरा हमारे पास में आएगा परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या हो गया? ये तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में था, और एक परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है कि जो भी टोटल प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट में इसका कितना परसेंट है और इस वाले का कितना परसेंट है, मतलब एक दूसरे के परसेंटेज कितने कितने हैं। बात समझ में आ रही है? तो सेकंड वन इज परसेंटेज यील्ड। कई बार ये कैलकुलेट कराने के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे? रिलेटिव यील्ड अपॉन टोटल यील्ड, कि मॉलिक्यूल की टोटल प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उसकी टोटल यील्ड कितनी है और इंडिविजुअल की रिलेटिव यील्ड कितनी है, इनटू क्या करना है आप लोगों को 100 करना है। तो ये हमारे पास में दो सिंपल से फॉर्मूले हैं, इसी का यूज करते हुए हम लोग एक क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं। जैसे एग्जांपल करते हैं, देखो कि मान लो आपके पास में मॉलिक्यूल है CH3, CH2 एंड CH3। अब इस मॉलिक्यूल में आप देखो तो दो टाइप के हाइड्रोजन हमारे पास में मौजूद है। कौन कौन से? ये वाला 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये वाला भी 1 डिग्री है, मतलब ये दोनों प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन हैं, और ये वाला जो कार्बन है वो 2 डिग्री है, तो इससे कनेक्टेड हाइड्रोजन भी कैसा है? 2 डिग्री हाइड्रोजन है। तो एक तो प्राइमरी हाइड्रोजन भी है और एक हमारे पास सेकेंडरी हाइड्रोजन भी, दो टाइप के पॉसिबल हाइड्रोजन हैं हमारे पास। मैं चाहता हूं कि इस मॉलिक्यूल का क्लोरीनेशन करूं, मोनोक्लोरीनेशन करवा रहा हूं। कुछ नहीं बोला तो मोनोक्लोरीनेशन मेंशन कर रहे हैं हम लोग इसको एक्सेस में मानते हुए। तो जैसे ही आप इसका मोनोक्लोरीनेशन कराओगे तो ये कार्बन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होके और उसके अंदर हेलोजन आकर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस मॉलिक्यूल में टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे? उस मॉलिक्यूल में कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं। भाई जब प्राइमरी हाइड्रोजन निकल सकता है तो सेकेंडरी भी निकल सकता है, सभी टाइप के पॉसिबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में से निकल सकते हैं। तो देखो अगर मान लो आप 1 डिग्री हाइड्रोजन को बाहर निकालते हो तो 1 डिग्री रेडिकल बनेगा और उसके ऊपर आकर क्लोरीन ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन को बाहर निकालते हो तो उसकी जगह पर आके क्या होगा? क्लोरीन ऐड होगा। तो मैं दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट्स लिख देता हूं यहां पर। एक तो बनेगा CH3, CH2, CH2, Cl,
ये कब बनेगा? जब आप इस 1 डिग्री हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे। 1 डिग्री कितने हैं टोटल? 6 हैं, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट तो ये बन रहा है, और उसके साथ साथ एक प्रोडक्ट बनेगा कि जब आप 2 डिग्री हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन देखो जरा, CH3 CHCl एंड CH3, ये। अब यहाँ पे कोई कायरल सेंटर वगैरह कुछ होता तो फिर D+L मिक्सचर बन जाता, वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। डाइस्टीरियोमर्स हो, एनेंशियोमर्स हो, या XYZ जो भी हो। मोटे मोटे तौर पे देखें तो सिर्फ अभी 2 टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो ये, ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन, और एक बन रहा है 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैं नेम दे देता हूं। मान लो कि मैं इसको प्रोडक्ट 1 मानता हूं और इसको मैं प्रोडक्ट 2 मानता हूं। 2 टाइप के पॉसिबल प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिल रहे हैं इस प्रोपेन के मोनोक्लोरिनेशन करवाने पर। अब हमें यह डिसाइड करना है कि इन 2 प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। भाई बनेंगे तो दोनों ही, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, किसकी मात्रा ज्यादा होगी और कितनी मात्रा होगी, और इसके रेस्पेक्ट में ये कितना बन रहा है या इसके रेस्पेक्ट में ये कितना बन रहा है, और इसकी टोटल यील्ड कितनी है, वो सब हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, और उसके बेसिस पे हमें मेजर प्रोडक्ट भी बताना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा, उसका मोनोक्लोरिनेशन करवाएंगे, और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट मेंशन नहीं करेगा, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, 4 ऑप्शन देके कि आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट अमंग द फॉलोइंग। जो भी 4 ऑप्शन है उसमें प्रोडक्ट्स लिखे होंगे और उसमें से आपको मेजर प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कैसे मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। देखो आप क्या करो, रिलेटिव यील्ड कैलकुलेट करते हैं पहले। तो मैं फर्स्ट नंबर कर रहा हूं रिलेटिव यील्ड किसकी, फर्स्ट वाले कंपाउंड की, रिलेटिव यील्ड ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, ये फर्स्ट वाला है, कैसे बना होगा, जब प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। अब हम लोग क्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो देखो रिलेटिव यील्ड का मतलब क्या है, रिलेटिव रिएक्टिविटी। कैसा हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन हटके Cl आया, तो उसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी कितनी है, 1 इंटू इस टाइप के प्राइमरी CH बॉन्ड्स कितने हैं, 3 इधर हैं और 3 ही इधर हैं। टोटल कितने हाइड्रोजन्स हैं, 6 हाइड्रोजन्स हैं। भाई उन 6 के 6 हाइड्रोजन्स को आप रिप्लेस कर सकते हो क्लोरीन से, तो प्रोडक्ट तो यही बनना है, ठीक है। तो इनटू क्या करा हमने, नंबर ऑफ सेम नेचर बॉन्ड, एक ही प्रकार के कितने बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल में, 1 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 1 डिग्री 3 इधर है और 3 इधर है, टोटल हो गए 6, तो इंटू 6। तो रिलेटिव यील्ड कितनी आई फर्स्ट की, 6 आई, ठीक। अब बात करते हैं रिलेटिव यील्ड किसकी, सेकंड वाली की। सेकंड वाला जो है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन, मतलब एक सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से बनेगा, ठीक है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन जो है वो कितने टाइम्स फास्टर रिएक्ट करता है, 3.8 टाइम्स। उसकी रिएक्टिविटी कितनी है, 3.8। ये डाटा कहां से लिया हमने, टेबल से। तो 3.8 इंटू नंबर ऑफ सेम नेचर बॉन्ड, 2 डिग्री हाइड्रोजन या सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं इस मॉलिक्यूल में, 2 ही हैं, तो इंटू हमने क्या कर दिया 2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 7.6, ठीक है। ये दोनों की हमने क्या कर ली, रिलेटिव यील्ड कर ली कैलकुलेट। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, टोटल यील्ड की। तो टोटल यील्ड क्या करोगे, इन दोनों को सम कर दोगे, 6 + 7.6 कितना हो गया, 13.6 हो गया। ये आ गई टोटल यील्ड। मतलब अगर मान लो कुल मात्रा 13.6 बन रही है तो उसमें से 6 ये बन रहा है और 7.6 ये बन रहा है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव यील्ड हम लोगों ने बात कर ली। अब हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे करोगे, तो आप उसके लिए क्या करोगे, परसेंटेज यील्ड निकालोगे। परसेंटेज यील्ड ये वाला किसका, मैं फर्स्ट का भी निकाल लेता हूं और परसेंटेज यील्ड सेकंड का भी निकाल लेता हूं। दोनों के मैं परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो अगर फर्स्ट का परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करना है, फर्स्ट का परसेंटेज मात्रा कैलकुलेट करनी, तो उसकी रिलेटिव यील्ड कितनी थी, ये रही। फर्स्ट की रिलेटिव यील्ड थी 6 अपॉन टोटल यील्ड कितनी है 13.6, तो 13.6 इंटू क्या करना है 100। सेकेंड की परसेंटेज यील्ड, उसकी रिलेटिव यील्ड कितनी थी 7.6 अपॉन 13.6 इंटू क्या कर दिया 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेट 44 और ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेट 56। ओवरऑल 100 हो गया, ये 56.88 आएगा और ये 44.12 समथिंग आएगा, ठीक है। ओवरऑल 100% हो गया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से डाटा से
कि कुल जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें से 56% सेकंड वाला बनेगा और 44.12% कौन बनेगा, फर्स्ट वाला। तो जो ज़्यादा मात्रा में बन गया, जिसका परसेंटेज ज़्यादा, वही हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा हुआ, ये वाला, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। तो अब क्वेश्चन अगर चाहे आपसे इनके परसेंटेज पूछ ले, इसमें मेजर माइनर सेलेक्ट करने का पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो आप लोगों को बस ये टेबल याद होनी चाहिए और इसी के बेसिस पे आप लोग कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। एक और सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ, आप लोग उसको घर पे इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे मान लो आपके पास मॉलिक्यूल है CH3, CH, CH3, CH2 एंड CH3, ये मॉलिक्यूल है आपके पास में। अब इसका मैं मोनोक्लोरिनेशन कराता हूँ Cl2H के साथ में, तो जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसमें बनेंगे कितने, कि भाई एक आप हाइड्रोजन ये रिप्लेस कर सकते हो, एक ये कर सकते हो और एक ये कर सकते हो। देखो इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन जो है, ये दोनों प्राइमरी हाइड्रोजन 6 जो हाइड्रोजन हैं वो सेम नेचर के हैं, ये दोनों, और ये हाइड्रोजन भी प्राइमरी है, लेकिन इन दोनों का नेचर डिफरेंट है, क्योंकि इनकी आसपास का एनवायरनमेंट, इनकी कनेक्टिविटी या टाइप ऑफ कार्बन जिससे ये कनेक्टेड है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में दो टाइप के तो प्राइमरी हाइड्रोजन हैं, एक टर्शरी हाइड्रोजन है और एक सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होके, तीनों चारों जो भी हैं सारे रिप्लेस होके उनकी जगह पर क्या आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है। तो जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, मैं सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लिख देता हूँ। मान लो कि अगर आप कॉर्नर वाले प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो तो क्लोरीन यहाँ पे आ गया। अगर आप उसके आगे वाले को यूज करते हो CH, CH3, CH और Cl, CH3, ये हमारा, इसको जब रिप्लेस किया तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर आप टर्शरी वाले को अगर रिप्लेस करते हो तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और अगर इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करते हो तो प्राइमरी वाला बन जाएगा। ये तो ये 4 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम लोगों को मिल रहे हैं। अब इसमें वो टोटल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे वो एक बात की बात है कि भाई ये कायरल सेंटर है तो यहाँ पे D+L मिक्सचर बन जाएगा, डाइस्टीरियोमर बनेंगे, इनेंशियोमर बनेंगे, वो उससे हमें अभी मतलब नहीं है, वो हम लोग आइसोमर्स के अंदर बात करते हैं। तो अब हमारे पास में जो 4 प्रोडक्ट्स है ना, इन चारों प्रोडक्ट में से मेजर प्रोडक्ट हम लोगों को डिसाइड करना है। वो कैसे करेंगे, अगेन वही, इन चारों की आप रिलेटिव यील्ड कैलकुलेट करो, फिर इन चारों का परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर लो, तो जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अभी मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ये वाला जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर होगा, आप लोगों का आंसर सेम आना चाहिए, यही मेजर प्रोडक्ट निकलेगा, बाकी 3 जो होंगे वो क्या निकलेंगे, माइनर होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ का खास ध्यान रखना, कई बार क्या होता है जैसे ये क्वेश्चन लिख दिया पेपर में, ठीक है, और ऑप्शंस इन्होंने चारों ऑप्शंस के अंदर ये एक एक मॉलिक्यूल उन्होंने लिख दिया, ठीक है, और उनके आगे करस्पॉन्डिंग उनका परसेंटेज लिख दिया। तो कई बार क्या करते हैं बच्चे जल्दबाजी के अंदर, मान लो किसी का परसेंटेज 56 है या किसी का 42 है, किसी का 38 है, किसी का 25 है, XYZ जो भी परसेंटेज लिखा हुआ है, तो जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, जो सबसे मैक्सिमम परसेंटेज लिखा होता है उसी को आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो मैक्सिमम बोल दिया 56 और उसी को बच्चे ने सेलेक्ट कर लिया कि भाई सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला ही तो सेलेक्ट करना है, लेकिन कई बार आंसर उसमें क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कारण क्या है कि ये 4 कंपाउंड मिलकर 100% बना रहे हैं टोटल प्रोडक्ट, उसमें से इंडिविजुअल परसेंटेज कोई जरूरी थोड़ी है जो मेजर बनेगा उसका 56 ही हो। बात समझ में आ रही है, 56 ये मेजर होना जरूरी नहीं। कारण क्या है कि मान लो एक 30 बना, एक 20 बना, तो 30 और 20 का तो मिलके क्या हो गया, 50 हो गया, और 2 ऐसे हैं जिसमें 24 और 26 बन गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो जरूरी नहीं है कि जो मैक्सिमम परसेंटेज है वही आंसर हो हमारा। कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि वो 50% से कम हो, लेकिन वो बाकी तीनों के रेस्पेक्ट में उसका परसेंटेज क्या हो, ज़्यादा हो। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा कैलकुलेट करके लिखें, और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई कौन सा इसमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है। बात समझ में आ गई। तो इसको आप लोग अच्छे से कैलकुलेट करना घर पे। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने कुछ मिसलिनियस रिएक्शंस में लिख रहा हूँ। एक हमारे पास में सल्फोनेशन लिखा हुआ है, एक आइसोमराइजेशन और एक एल्काइलेशन। अब ये सिंपल से रिएक्शन है जो आपको सीधा सीधा याद रखना है, ध्यान रखनी है इसको। देखो फर्स्ट नंबर है हमारे पास में सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास में ये हेक्सेन लिखा हुआ है, एक स्ट्रेट चेन है कार्बन की, 6 कार्बन की,
उसको आपने क्या करा, कंसंट्रेटेड H2SO4 और साथ में SO3, इस गैस के मतलब ओलियम के साथ में हमने हीट कर दिया। व्हाट इज ओलियम? ओलियम क्या होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3 गैस का मिक्सचर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओलियम। तो जब आप मतलब 6 या उससे हायर मेंबर्स की जो एल्केन्स होती है, मतलब लोअर एल्केन्स जो होती है, उनका सल्फोनेशन कराना आसान काम नहीं है, वो इजीली सल्फोनेट नहीं होती है। तो 6 मेंबर एंड हायर देन 6 मेंबर्स की जो एल्केन्स होती है, उनको अगर आप ओलियम के साथ में 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हो तो क्या हो जाता है? एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर उसकी जगह पर SO3H आ जाता है, मतलब इसका क्या हो गया? सल्फोनेशन हो गया। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, यहां पे नोट बना के क्या लिखोगे? लोअर एल्केन्स आर नॉट इजीली सल्फोनेटेड बट 6 मेंबर और हायर मेंबर्स, मतलब मोर देन 6 मेंबर्स की जो एल्केन है, 6 या 6 मेंबर से ज्यादा की, दे कैन बी इजीली सल्फोनेटेड ऑन हीटिंग विथ ओलियम एट 400 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है? इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सल्फोनेशन प्रोसेस बोल रहे हैं। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास में आती है आइसोमराइजेशन। अब आइसोमराइजेशन आप लोग समझते हो कि आइसोमर्स क्या होते हैं? पोजिशन आइसोमर्स, या हमारे पास इनकी क्या कहते हैं, चेन आइसोमर्स हो सकते हैं, या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स XYZ कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना? अब हमारे पास में जैसे N ब्यूटेन लिया हुआ, मैंने एक स्ट्रेट चेन एल्केन लिया हुआ है, इसको मैंने क्या करा? एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस मतलब सूखी हुई अवस्था में, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 HCl के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया। तो जैसे ही आप इस N ब्यूटेन को 300 डिग्री सेल्सियस पे इस रिएजेंट के साथ में गर्म करते हो, दिस इज एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये क्या करता है? ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करता है, मतलब पुराने बॉन्ड टूट के कुछ नए बॉन्ड्स यहाँ पे जनरेट होते हैं और ये अपने एक आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। ये कौन सा आइसोमर है? देखो, ये स्ट्रेट चेन 4 कार्बन का है और ये 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन और उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये क्या है? एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। पोजीशन आइसोमर्स के लिए कंडीशन क्या होती है कि पेरेंट चेन की साइज सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4 कार्बन की चेन है, जबकि इसमें 3 कार्बन की चेन है और एक कार्बन यहाँ से हटके यहाँ लग गया, तो ये क्या बन गया? आइसोब्यूटेन बन गया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो बेसिकली मॉलिक्यूल क्या हुआ? ये वाला मॉलिक्यूल इस कंडीशन पे गर्म करने पर अपने एक आइसोमर में कन्वर्ट हो गया। तो ब्यूटेन को अगर आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है तो ये रिएजेंट डाल के उसको क्या कर दो? 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दो, तो वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखने वाली बात क्या है कि एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। बात समझ में आ गई? उसी तरीके से N पेंटेन लिया, एनहाइड्रस AlCl3 HCl के साथ गर्म करोगे तो ये नियोपेंटेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को सीधा सीधा कंक्लूजन याद रखना है। उसी तरीके से हमारे पास एक रिएक्शन होती है दैट इज एल्काइलेशन, मतलब किसी एल्केन का, मतलब हायर ब्रांच अगर एल्केन आपको फॉर्मेशन करनी है, मतलब नॉर्मल एल्केन है हमारे पास में, ये नॉर्मल एल्कीन है और उनके कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक हायर ब्रांच्ड एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो कंडीशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? दैट इज एल्काइलेशन। क्या होता है एल्काइलेशन में? कोई भी आइसो एल्केन का फॉर्मेट समझते हो आप लोग? जैसे ये आइसोब्यूटेन है और उसके रिएक्शन हम करा रहे हैं आइसो एल्कीन के साथ में। आइसो एल्कीन क्या हो गया? जैसे ये एल्कीन है और आइसो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए आइसो एल्कीन बन गया ये। तो आइसो एल्कीन और आइसो एल्केन, इन दोनों को आपने क्या कर दिया? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ या HF के साथ में अगर गर्म कर देते हो तो ये आपस में क्या कर लेते हैं? ऐड होकर हायर ब्रांच्ड एल्केन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे यहां पर आइसोऑक्टेन बन रहा है। कैसे बना होगा? देखो कि ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड कुछ नहीं करा, यहां शिफ्ट हो गया और ये हाइड्रोजन जो है वो यहां से यहां शिफ्ट हो गया। हाइड्रोजन जो है वो यहां से इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया। सिंपल सा है। तो जैसे ये हाइड्रोजन यहां से हटाओगे, ये कार्बन यहां से कनेक्ट हो जाएगा और ये कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो हट जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से इस कार्बन के ऊपर आ गया। तो मॉलिक्यूल क्या बन गया? ये आपस में कंबाइन होकर एक हायर ब्रांच्ड एल्केन का फॉर्मेशन कर लिया। आइसोऑक्टेन जो होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल कंसिडर किया जाता है। बात समझ में आ रही है? और एन ऑक्टेन जो हो गया या एन हेप्टेन हो गया, एन हेप्टेन वर्स्ट क्वालिटी का पेट्रोल है। आगे चल के हम लोग अभी ऑक्टेन नंबर डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और मिसलिनियस रिएक्शन है, वो भी मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। नाम से समझ में आ जाएगा कि ये एरोमेटाइजेशन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 मेंबर और 6 मेंबर से ज़्यादा की जो हायर एल्केन्स होती हैं, जैसे ये हेक्सेन है, ये हेप्टेन, ऑक्टेन, ठीक है, तो इनको जब आप किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में हीट कर रहे हो तो ये क्या होता है? डिहाइड्रोजनेट हो जाता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन इसमें से क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे और ये साथ में साइक्लाइज्ड हो जाता है। ठीक है ना?
इसी को हम लोग बोलते हैं रिफॉर्मिंग बोलते हैं। बात समझ में आ रही? कैटालिटिक रिफॉर्मिंग भी वर्ड हम लोग इसके लिए यूज कर लेते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो हेक्सेन 6 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन एल्केन है, इसको जैसे ही Cr2O3 प्लस Al2O3 और 600 डिग्री सेल्सियस हाई प्रेशर पे अगर हमने हीट कर दिया तो ये क्या हो जाता है, 4 मोल H2 रिलीज करके बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजीन क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड है। इस प्रोसेस को आप चाहो तो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, मतलब किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिफॉर्म हो गया मॉलिक्यूल, वापस से बन गया। इसी प्रोसेस को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, एरोमेटाइजेशन बोल रहे हैं। उसी तरीके से अगर 7 मेंबर की है तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर एक CH3 टॉल्विन, मतलब बेसिकली होता है कि एरोमेटाइजेशन में बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स बनते हैं। बेंजीन तो बनेगा ही बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बेंजीन का डेरिवेटिव बन गया 6 कार्बन ये, और ये टोटल 7 कार्बन का। ये नहीं करना है कि ये बेंजीन बना दिया और उसके साथ साथ टॉल्विन बना दिया, जितने कार्बन इसमें है उतने तो उसमें एरोमेटिक कंपाउंड में रहने वाले हैं, ठीक है। अब ये 8 कार्बन का स्ट्रेट चेन एल्केन है, इसके साथ में भी सेम कंडीशन पे हीट किया तो एक तो इथाइल बेंजीन 6 कार्बन का, उसके साथ साथ एक ऑर्थोजाइलिन भी बन जाता है या उसके डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एरोमेटाइजेशन और कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। ये सारी रिएक्शंस एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है, तो आप लोग इसको सीधा सीधा ध्यान रखें। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, दैट इज पाइरोलिसिस और क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, चटकना, मतलब टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाइरोलिसिस बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब आप किसी एल्केन को, हायर एल्केन्स को जब आप 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हो, कब, इन एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब वायु की अनुपस्थिति में, हवा नहीं होनी चाहिए। 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही आप गर्म करते हो हायर एल्केन्स को, तो वो क्या होता है, लोअर एल्केन्स या उसके मिक्सचर के अंदर टूट जाती है। और जो मिक्सचर होता है उसके अंदर एल्कीन भी हो सकती है, उसमें एल्केन भी हो सकता है, उसमें हाइड्रोजन गैस भी हो सकती है, मीथेन भी हो सकती है, मतलब ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल जो भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, हाइड्रोजन, उन सभी में क्या हो जाता है, वो मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है और एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, ऑब्टेन होता है। और इस टाइप का मिक्सचर जो होता है वो बहुत ही बढ़िया फ्यूल की तरह कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ये प्रोपेन था हमारे पास में 3 कार्बन का, इसको 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन यहां से अलग होके ये इथेन बन गया। हो सकता है यहां से 2 हाइड्रोजन निकल जाए और ये क्या बन जाए, प्रोपीन। उसी तरीके से मान लो कि ये कार्बन भी निकल गया और एक एक हाइड्रोजन भी निकल गया, तो जो ये इथेन बना था इससे इथीन भी बन गया। हो सकता है ये 2 कार्बन एक साइड रह गए, एक कार्बन यहां से बाहर निकल के CH4 बना दे तो मीथेन भी बन जाएगा और H2 गैस तो बन ही रहा है। तो सभी टाइप के पॉसिबल हमने एल्केन्स और एल्कीन्स और साथ में हाइड्रोजन गैस हमने मेंशन कर दिए। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसी को नाम क्या दिया जाता है, पाइरोलिसिस और क्रैकिंग। बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास में है कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब क्या होता है, दहन करना। दहन मतलब क्या हो गया, जलाना। तो हम लोगों ने बात करी कि एल्केन्स को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो एल्केन्स को जब आप जलाते हो तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जब आप किसी मॉलिक्यूल को जला रहे हो तो उससे एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो दैट मीन्स ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इसमें क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है ना। तो अब आप लोग ध्यान देना कि जैसे हमने किसी एल्केन को जलाया, ठीक है, तो वो एल्केन किस में जलता है, CO2 में और H2O में क्या हो जाता है, टूट जाता है, बर्न हो जाता है पूरी तरीके से, और एनर्जी क्या करेगा उसके साथ में, रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने के हमारे पास में 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जैसे आप देखो कि CnH2n+2 + 3n+1 अपॉन 2O2, इसको अगर अपन ने हीट किया, कंबशन किया इसका, तो ये n मोल्स ऑफ CO2 एंड n+1 मोल्स ऑफ H2O में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ हमारी कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ΔH कंबशन, ठीक है ना। दिस इज नोन एज हीट ऑफ कंबशन। इसका जो साइन होता है दैट इज नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलीज्ड अमाउंट ऑफ हीट को। थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव साइन है मतलब आप हीट दे रहे हैं, और नेगेटिव साइन का मतलब है रिलीज्ड अमाउंट ऑफ हीट। तो ये हीट जो है वो बाहर निकल रही है, ठीक है, उसको हम लोग एज ए एनर्जी की तरह यूज करते हैं। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि एल्केन को जलाने पर एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए एल्केन्स जो है वो अच्छे फ्यूल की तरह कंसिडर किए जाते हैं। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। आप चाहो तो ये फॉर्मूला बैलेंस कर लो, या आप चाहो तो इसकी जगह CXHY + X + Y/4O2, मतलब आप चाहो तो XY फॉर्मेट में लो, चाहे CnH2n वाले फॉर्मेट में लो, दोनों फॉर्मूले से जो कंक्लूजन निकलेगा वो सेम निकलेगा। बैलेंस करने का तरीका है बस
तो जब आप इसका कंबशन करोगे तो x मोल्स ऑफ CO2 प्लस y/2 H2O बनने वाला है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है C5H12 प्लस 8O2, इसको जब आप बर्न करोगे मतलब C5H12 ये हमारे पास में जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी एल्केन है, पेंटेन हो गया या XYZ, इसको जब आप हीट कर रहे हो तो 8 मोल्स ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसके साथ में जो बनने वाले कंपाउंड है वो कौन कौन से होंगे, 5 मोल्स तो बनेंगे CO2 के एंड 6 मोल्स ऑफ H2O। अब बिल्कुल ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इतने ग्राम एल्केन को जलाने के लिए कितने मोल्स O2 की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये सिंपल सा बैलेंसिंग के बेसिस पे आप लोग इसको कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक है। या कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई इतने ग्राम एल्केन को जलाने पर कितने मोल CO2 बनेगी, कितना मोल वाटर बनेगा, XYZ, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंबशन हो गया, और इसमें जो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन की डेफिनेशन क्या होगी, इसका रिप्रेजेंटेशन डेल्टा Hc हो गया। अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कंप्लीटली बर्न्ड इनटू CO2 एंड H2O। मतलब क्या हो गया कि 1 मोल हाइड्रोकार्बन को जब आप CO2 और H2O में कंप्लीटली बर्न कर देते हो तो जो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है उसी हीट को हम लोग नाम देते हैं हीट ऑफ कंबशन। 1 मोल हाइड्रोकार्बन जलाने पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है दैट इज नोन एज हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। और जो डेल्टा H होता है हीट ऑफ कंबशन जो है वो मेजरमेंट होता है किसका, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन का। मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर आपको किसी एल्केन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है या उसकी स्टेबिलिटी के बारे में जानना है तो आप क्या करो, उसको जला के देखो। जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी मतलब उस एल्केन का हीट कंटेंट उतना ही कम है। हीट कंटेंट कम होने का मतलब क्या है, वो एल्केन मतलब ऑलरेडी मतलब पहले से उसमें एनर्जी कम है, मतलब वो एल्केन ज़्यादा स्टेबल है। बात समझ में आ रही है। मतलब किसी एल्केन को अगर आप जला रहे हो और उसमें अगर एनर्जी कम निकल रही है मतलब उसका हीट कंटेंट पहले से कम था, मतलब वो एक ज़्यादा स्टेबल एल्केन थी। अगर मान लो किसी एल्केन को जला रहे हो और हीट बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है मतलब उस एल्केन का हीट कंटेंट पहले से ज़्यादा था। हीट कंटेंट ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वो एल्केन पहले से अनस्टेबल थी, तो अनस्टेबल एल्केन फटाफट जल जाएगी तो उससे हीट ज़्यादा रिलीज होगी। ज़्यादा स्टेबल एल्केन है तो हीट कम रिलीज होगी। बात समझ में आ रही है। तो डेल्टा Hc हीट ऑफ कंबशन जो होता है वो एल्केन की स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा स्टेबल एल्केन हीट ऑफ कंबशन कम, या जिसमें हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा उस एल्केन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। स्टेबल एल्कीन जो है उससे हीट कम निकलती है और कम स्टेबल एल्कीन से हीट क्या होती है, ज़्यादा निकलती है। तो ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसेप्ट है। बात समझ में आ गया। अब जैसे मान लो ये एग्जांपल कंसिडर करें कि जैसे CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ये एक एल्केन है ब्यूटेन नाम की, ठीक है। और एक हम लोग एल्केन ये वाली कंसिडर कर लेते हैं CH3 एंड CH3, इसको सेकेंड नंबर कंसिडर कर लेते हैं। ये दो एल्केन आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग ये ध्यान रखना कि जो हायर ब्रांच्ड एल्केन्स होती हैं, मतलब जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती हैं, वो ज्यादा स्टेबल एल्केन्स कंसिडर की जाती हैं। कम ब्रांचिंग वाली एल्केन्स जो होती है वो कम स्टेबल होती है, ठीक है। और एल्केन्स को जब आप जलाते हो तो जिस एल्केन में ज्यादा कार्बन होंगे उससे हीट भी क्या रहेगी, ज्यादा निकलेगी। तो एक कंसेप्ट तो ये हो गया, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स मोर नंबर ऑफ हीट ऑफ कंबशन। बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या हो गया कि जो हायर ब्रांच्ड एल्केन्स होती है वो ज्यादा स्टेबल है, तो उनको जलाने पर हीट कम निकलती है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करूं, फर्स्ट स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो हायर ब्रांच्ड एल्केन्स जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर लिखता हूं, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, सेकेंड की ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो हीट ऑफ कंबशन किसकी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसकी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। तो ये लीनियर एल्केन है, तो डेल्टा Hc हीट ऑफ कंबशन जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड। सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है। अब दूसरा आप यहाँ पे ये भी देख रहे हो कि ये आइसोमेरिक एल्केन्स भी है, ठीक है ना, ये दोनों आइसोमर्स भी है। पहला, अगर आपको हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करने का क्वेश्चन अगर आता है तो आप क्या करो, सबसे पहले कंपेयर करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम किसमें ज्यादा है, ठीक है। जिसमें ज्यादा कार्बन होगी उसमें हीट ऑफ कंबशन ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो कार्बन एटम्स की जो संख्या है वो सेम है, मान लो जैसे आइसोमर्स आ गए, तो आइसोमेरिक एल्केन्स में क्या होता है, हीट ऑफ कंबशन जो है, जितना ज्यादा ब्रांच्ड एल्केन होगा उसका हीट ऑफ कंबशन उतना ही कम होता जाएगा। मतलब लीनियर ब्रांच जो लीनियर वाला जो मॉलिक्यूल होगा उसकी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी। कारण क्या है उसका, कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है हीट ऑफ कंबशन कम होता जाता है।
कारण कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो प्राइमरी CH बॉन्ड्स जो है ना उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और हमने पहले डाटा लिख रखा है क्या कि जो प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री और एज कम्पेयर टू 3 डिग्री। प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ज़्यादा एनर्जी दोगे तब जाके वो टूटेगा और फिर जाके वो कोई हीट रिलीज कर पाएगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा प्राइमरी CH बॉन्ड्स होंगे उसकी हीट ऑफ कंबशन उतना ही कम होता जाएगा। तो इसकी हीट ऑफ कंबशन कम होगी, इसकी हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगी। तो ये प्राइम आइसोमेरिक एल्केन्स का भी एग्जाम्पल हो गया और ब्रांच्ड और जो भी हमारे पास में दूसरे एग्जाम्पल्स है उसको भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जैसे मान लो होमोलोगस सीरीज की बात करें तो जो हायर होमोलोगस होते हैं, मतलब जो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे मान लो एक आपके पास में CH4 है, एक हमारे पास में C2H6 है और एक हमारे पास में C3H8 है, तो ये होमोलोगस सीरीज के पार्ट है, एक एक कार्बन बढ़ता जा रहा है। तो इसमें हीट ऑफ कंबशन किसकी ज़्यादा होगी, C3H8 की सबसे ज़्यादा, देन C2H6, देन CH4। ये सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। हायर होमोलोगस हैव हायर हीट ऑफ कंबशन। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हायर होमोलोगस हैव हायर हीट ऑफ कंबशन, मोर ब्रांच्ड एल्केन्स आर मोर स्टेबल, तो उनकी हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लीनियर वाले जो होते हैं ब्रांच्ड के रेस्पेक्ट में हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा देते हैं, जिसमें कार्बनों की संख्या ज़्यादा है वो हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा देगा और हीट ऑफ कंबशन जो है स्टेबिलिटी का मेजरमेंट होता है। एक लास्ट इसमें कंसिडर हम लोग और कर लेते हैं क्या कि अगर मान लो आपके पास में साइक्लिक रिंग्स आ गई, तो साइक्लिक रिंग्स में क्या होता है, जैसे आप लोग कंसिडर करें कि हमारे पास में एक 3 मेंबर रिंग है, एक 4 मेंबर रिंग है, एक 5 मेंबर और एक 6 मेंबर रिंग। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के रिंग्स है हमारे पास में, 3, 4, 5, 6 मेंबर की रिंग्स आती जा रही हैं। तो इसमें अगर देखें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो 6 वाली में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पर CH2 मतलब पर कार्बन कितने हीट ऑफ कंबशन रिलीज हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग डाटा देखें तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन 3 मेंबर रिंग की होगी, देन 4, देन 5, देन 6 मेंबर। अब इसका रीज़न क्या है, एंगल स्ट्रेन, कि 3 मेंबर रिंग जो होती है उसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको जैसे ही आप थोड़ी सी हीट दोगे फटाफट टूट जाएगी। ये टूट के एनर्जी क्या कर देगी, रिलीज कर देगी, इजीली बर्न भी हो जाएगी। और जो पर कार्बन है, ठीक है, इसमें जैसे 3 कार्बन है तो पर कार्बन जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड है वो सबसे ज्यादा किस में होगी, 3 मेंबर्ड वाली रिंग में। ये बात ध्यान रखना, पर कार्बन की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल देखे तो फिर तो 6 मेंबर में 6 कार्बन है तो इसकी एनर्जी वैसे भी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे पर कार्बन की बात कर रहे हैं। सो इन केस ऑफ साइक्लिक रिंग्स मोर स्ट्रेन रिंग्स विल हैव हायर हीट ऑफ कंबशन पर CH2 कार्बन एटम, इसलिए ये डाटा क्या आ रहा है, 3 मेंबर, देन 4, देन 5 एंड देन 6। ये इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज ऑक्टेन नंबर, वो हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है ऑक्टेन नंबर। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, जो भी एल्केन्स और जो भी फ्यूल्स होते हैं हमारे पास में, फ्यूल की एक पर्टिकुलर रेटिंग दी जाती है मतलब उस फ्यूल की एफिशिएंसी से रिलेटेड एक रेटिंग दी जाती है, दैट इज कंसिडर्ड एज ऑक्टेन नंबर। ठीक है ना, ऑक्टेन नंबर है क्या, इट इज द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल मेजर्ड ऑन ए कॉमर्शियल स्केल। कॉमर्शियल स्केल पर उस फ्यूल की क्या एफिशिएंसी है उसके लिए हम लोग एक नंबर डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज ऑक्टेन नंबर। ठीक है ना, हम लोग बात करते हैं कि जो हायर ब्रांच्ड एल्केन्स होती है वो ज़्यादा बेटर फ्यूल की तरह कंसिडर किया जाता है। क्यों, कारण क्या है कि उसमें जो नॉकिंग परफॉर्मेंस है वो कम होती है, नॉकिंग साउंड या जो क्रैकिंग साउंड होती है वो कम होती है हायर ब्रांच्ड एल्केन्स में, क्योंकि उस फ्यूल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो कॉमर्शियल स्केल पर जो आइसो ऑक्टेन होता है, आइसो ऑक्टेन आप लोगों को पता है क्या होता है, आइसो ऑक्टेन CH CH3 CH3 आइसो ऑक्टेन जो है इसको ऑक्टेन नंबर डिफाइन किया जाता है, इसका ऑक्टेन नंबर होता है 100। क्या होता है, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर एक संख्या है जो एक फ्यूल की एफिशिएंसी को डिफाइन करने के लिए बताई जाती है। ठीक है, तो ये जो आइसो ऑक्टेन है, इस आइसो ऑक्टेन को हमने ऑक्टेन नंबर असाइन कर दिया 100। देखो ये हायर ब्रांच्ड एल्केन है और ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का फ्यूल होता है। ठीक है, आइसो ऑक्टेन इज ए बेस्ट क्वालिटी फ्यूल। ठीक, तो ये हायर ब्रांच्ड एल्केन है तो इसको हमने ऑक्टेन नंबर कितना डिफाइन किया, 100। बढ़िया फ्यूल है, बढ़िया क्वालिटी का फ्यूल है। उसी तरीके से कॉमर्शियल स्केल पर जो N हेप्टेन होता है,
एन हेप्टेन क्या हो गया, CH3CH2, ये एन हेप्टेन हो गया, 7 कार्बन का स्ट्रेट है, लीनियर चेन एल्केन है। तो ये जो है ये काफी घटिया क्वालिटी का फ्यूल होता है, वर्स्ट क्वालिटी फ्यूल इसको कंसिडर करते हैं हम लोग कॉमर्शियल स्केल पे। तो इसका जो ऑक्टेन नंबर है 100 था और इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 0 असाइन किया गया है, ठीक है, इसका तो 0 और इसके रेस्पेक्ट में ये 100। बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लो जैसे आप ये जो फ्यूल टैंक्स वगैरह होते हैं जो कॉमर्शियल स्केल पे आते हैं पेट्रोल पंप्स के ऊपर, उन सब में एक जो भी पेट्रोल उसमें भरा होता है या जो भी फ्यूल है उसका ऑक्टेन नंबर उस पर लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, उस फ्यूल की एफिशिएंसी के बारे में बताया जाता है। मान लो जैसे किसी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर लिखा हुआ है 80, ठीक है, या किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कितना लिख दिया, 80 लिख दिया। इसका मतलब क्या है इस ऑक्टेन नंबर का, कि वो जो फ्यूल है जिसका ऑक्टेन नंबर 80 है वो उतना एफिशिएंट है जितना कि 80% आइसो ऑक्टेन और 20% एन हेप्टेन का मिक्सचर हो। बात समझ में आ रही? वापस रिपीट कर रहा हूं, 80% आइसो ऑक्टेन और 20% एन हेप्टेन, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसकी जो भी एफिशिएंसी होगी उसके बराबर एफिशिएंसी होगी उस फ्यूल की जिसका ऑक्टेन नंबर क्या है, 80 है। बस यही चीज आपकी डिफाइन होती है, ऑक्टेन नंबर जो क्या बताता है, फ्यूल की एफिशिएंसी को बताता है। मिक्सचर ऑफ एल्केन्स जो होगा वो क्या रहेगा, ज्यादा बेटर फ्यूल कंसिडर किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, लास्ट में ऑक्टेन नंबर हो गया। अब हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एल्केन्स का, ठीक है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। अब एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग समझ सकते हो, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, सोल्युबिलिटी हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया, इस टाइप की जो भी प्रॉपर्टीज होती है दोज प्रॉपर्टीज आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी फिजिकल स्टेट की बात करूं, फिजिकल स्टेट ऑफ एल्केन्स, तो फिजिकल स्टेट में देखो C1 से लेके हमारे पास में n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारे पास में 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास में C1 से लेके C4 तक जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं दोज आर गैसेस, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह ये जो भी है ये सारी क्या होती है, गैस होती है। इनकी फिजिकल स्टेट ये गैसेस स्टेट में होती है, ठीक है। जैसे एलपीजी गैस हो गया, इथेन ब्यूटेन का कॉम्बिनेशन हो गया, नेचुरल गैस मीथेन हो गया, अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन है हमारे पास में, ठीक है। तो फर्स्ट 4 मेंबर्स जो है वो कैसे हैं, गैसेस। नेक्स्ट 13 मेंबर्स जो है मतलब C5 से लेके C17 तक, ये जो नेक्स्ट 13 मेंबर्स हैं ये कैसे हो गए, ये आपके लिक्विड स्टेट में हो गए। ये सारे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं अर्थ की क्रस्ट में, ठीक है। तो जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल हमारा C6 to C9 हो गया, एल्केन्स का मिक्सचर हो गया। डीजल C16 होता है, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप मिक्सचर ऑफ एल्केन्स अगर यूज करते हो तो ये ज़्यादा बेटर फ्यूल की तरह कंसिडर किया जाता है। और अगर एरोमेटिक रिंग्स अगर प्रेजेंट है तो और भी बढ़िया फ्यूल कंसिडर करेंगे उसको। और जो C18 ऑनवर्ड्स जो हायर मेंबर्स हैं जो भी हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वैक्सी सॉलिड। ये वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, मोम के तरह होते हैं और सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो ये आपको फिजिकल स्टेट इन तीनों की ध्यान रखनी है कि C1 to C4 गैसेस, C5 to C17 लिक्विड और हायर जो एल्केन्स है वो वैक्सी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई इनकी फिजिकल स्टेट हो गई। अब बात करते हैं हम लोग अदर जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास जो भी आप बोलो उसको। तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा एल्केन का, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। मोलर मास बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा, दूसरी चीज़ मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो वैसे पैकिंग एफिशिएंसी और सिमेट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो ज़्यादा सिमेट्रिकल एल्केन्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी फिर पैकिंग जो होगी वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। पैकिंग जितनी कम होगी उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा। तो अब ध्यान देना कि जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है उसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो मैं एक सिंपल सा ग्राफ कंसिडर करूं, इधर तो मेल्टिंग पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं और इधर मैं मॉलिक्यूलर वेट कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट है तो ऑब्वियसली सॉलिड्स के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे। मान लो C18 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो C18 से मान लो ये जैसे कार्बन 18 है, 18 कार्बन का कोई एल्केन है, यहाँ से मैं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। 18 से मान लो 19 कार्बन का एल्केन आ गया, ठीक है।
तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। भाई ये 18 है और ये क्या है, ये C19 है। तो मोलर मास बढ़ा तो उसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब मान लो C19 से मैं C20 की तरफ जाता हूं, मान लो यहाँ पे 20 कार्बन का एल्केन है, तो मेल्टिंग पॉइंट अगेन बढ़ेगा। फिर C20 से मैं C21 जाता हूं तो अगेन मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ ही रहा है जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही है। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ग्राफ के अंदर। ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, मतलब जिगजैग शेप में चल रहा है। जिगजैग शेप में चलने का मतलब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये C20, C21, C22, C23, C24 जो भी है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि एक इवन नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन है और ये जो C19 है वो ऑड नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन है। तो अभी हमने थोड़ी देर बात करी कि जो इवन एल्केन्स होती है वो ज़्यादा सिमेट्रिकल शेप में होती है और जो ऑड एल्केन्स होती है वो लेस सिमेट्रिकल होती है। तो जो ज़्यादा सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल की पैकिंग क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और ज़्यादा पैकिंग रहने से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ध्यान देना कि जब आप 18 से 19 की तरफ जा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ ही रहा है। 18 से 19 की तरफ गए तो 18 कार्बन इवन था और 19 ऑड है, तो मान लो यहाँ पे जो राइज इन मेल्टिंग पॉइंट है वो x है। और फिर आप 19 से 20 की तरफ भी गए, ये यहाँ पे राइज इन x जो है वो y है। मतलब क्या हुआ, पहले आप इवन से ऑड में गए तब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा कितना, x, और बाद में आप ऑड एल्केन से इवन एल्केन में गए तब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा y। तो मेल्टिंग पॉइंट तो दोनों ही केस में बढ़ रहा है, चाहे आप इवन से ऑड में जाओ चाहे ऑड से इवन में जाओ। लेकिन जो इंक्रीमेंट इन मेल्टिंग पॉइंट है वो कब ज़्यादा है, यहाँ वाले केस में, जब आप ऑड से इवन में जा रहे हो। मतलब पहले एल्केन कम सिमेट्रिकल थी, बाद में इवन में कन्वर्ट होकर वो क्या हो गई, ज़्यादा सिमेट्रिकल एल्केन में बन गई। तो जो इंक्रीमेंट इन मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू ऑड टू इवन, सॉरी इवन टू ऑड। और ऑड से अगर इवन में जा रही है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो ये इंक्रीमेंट है, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो y इज ग्रेटर देन x। इंक्रीमेंट दोनों में हो रहा है लेकिन y जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू x। तो यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट लिखें आप लोग, क्या, इंक्रीमेंट इन मेल्टिंग पॉइंट इज मोर व्हेन द एल्केन गोज फ्रॉम ऑड टू इवन। मतलब ऑड से इवन एल्केन में कन्वर्ट होते समय जो इंक्रीमेंट इन मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इंक्रीमेंट इन मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम इवन टू ऑड। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है, उसका रीजन सिंपल सा है, दैट इज सिमेट्री। इवन एल्केन्स आर मोर सिमेट्रिकल एज कंपेयर टू ऑड एल्केन्स। तो ये तो आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी अगेन सेम कंसेप्ट है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा। तो पहले तो आप नंबर ऑफ कार्बन्स कंपेयर कर लो, जिसमें कार्बन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। दूसरा, आइसोमेरिक एल्केन्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम होता जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कारण क्या है, जैसे मान लो हमारे पास में ये 5 कार्बन का एल्केन है स्ट्रेट चेन, फिर इसमें हमने एक कार्बन हटा के ब्रांच कर दी और फिर फाइनली हमने और ज़्यादा ब्रांचिंग कर दी। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, लीनियर चेन का। कारण क्या है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है उस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम होता जाता है, और जितना सरफेस एरिया कम हो जाएगा वन टू वन फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस जो है वो क्या होते जाएंगे, कम हो जाएंगे। लीनियर चेन के अंदर सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, तो आपस में मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट ज़्यादा करेंगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो उस कंडीशन में अमंग आइसोमेरिक एल्केन्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो बॉइलिंग पॉइंट का जनरल अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मोलर मास के साथ में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के साथ में बढ़ेगा, लेकिन इसमें जो ग्राफ आएगा वो सिंपल सा आएगा इस तरीके से। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो हमें पता है कि लाइक सॉल्वेट्स लाइक, मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल्स अपने जैसे मॉलिक्यूल्स में घुल जाते हैं, सेम सेम को घुलता है, ठीक है।
तो लाइक सॉल्वेट्स लाइक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्या ध्यान रखना है, एल्केन जो होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है। तो लाइक सॉल्वेट्स लाइक के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि एल्केन्स आर मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, क्योंकि ये खुद कैसे हैं, नॉन पोलर है। बात समझ में आ रही, जैसे बेंजीन वगैरह ये होता है, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये सारे खुद भी क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह कंसिडर किए जाते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में एल्केन्स इजीली सॉल्यूबल है, ठीक है। और अब एक लास्ट प्रॉपर्टी अपने पास में, दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी आप लोगों को पता है, जो एल्केन्स की डेंसिटी होती है वो 0.1 से लेके 0.9 तक वेरी करती है, ठीक है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो एल्केन का जो डेंसिटी का ग्राफ होता है वो इस तरीके से आता है, और 1 के आसपास, मतलब ये जो 0.9 है, यहाँ पे ये वैल्यू 0.9 हो गई, और मान लो ये 1 है यहाँ पर, मतलब एग्जैक्टली एल्केन की डेंसिटी 1 नहीं हो पाती कभी भी। ये डेंसिटी लिख रहा हूँ और ये मोलर मास लिख रहा हूँ। हमें पता है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जैसे जैसे मास बढ़ता है डेंसिटी बढ़ती है, तो इधर मास बढ़ रहा है लेकिन डेंसिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़नी चाहिए, मतलब एक स्ट्रेट चेन इस टाइप का ग्राफ आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं आता है। इसकी बजाय ग्राफ जो है वो कैसा आएगा, इस टाइप का आता है, और एक समय पे जाकर, मतलब आप मोलर मास बढ़ाओ लेकिन डेंसिटी फिर भी नहीं बढ़ती है, मतलब ये कुछ 0.9 के आसपास, ये 0.1 से 0.9 के आसपास वेरी करती है, और 0.9 के आसपास जाते जाते ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, मतलब इसमें सैचुरेशन आ जाता है। तो उसके बाद में आप कितना भी मोलर मास बढ़ा लो, एल्केन की डेंसिटी नहीं बढ़ती है। और दूसरी बात, ये 1 भी नहीं हो पाती कभी, तो हमेशा ध्यान रखना है एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, ये पानी से हल्के होते हैं, इसलिए ये पानी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है। इनकी डेंसिटी पानी से क्या रहेगी, कम रहेगी, इस वजह से ये वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे। तो ये आपका टॉपिक सिंपल सा है, कंसेप्ट ये क्लियर हो गया। डेंसिटी हम लोगों ने पढ़ ली, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसकी फिजिकल स्टेट पढ़ ली और सॉल्युबिलिटी पढ़ ली। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना के रिवाइज कर लें। थैंक यू वेरी मच।